आदरणीय प्रोफेसर जयदेव गोले सर, मैडम डॉक्टर सुनीति धारवाडकर मैम, सर शिंदे सर और समाधान सर, नीचे बैठे पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय और सारे सर लोग, सबको मैं जय भीम, जय बिरसा, लाल सलाम और जोहार बोलता हूँ। जोहार हमारे यहाँ झारखंड का मुंडारी शब्द है, जो अभिवादन भी है और शुभकामना संदेश भी है। जो मतलब फलिए फूलिए हार मतलब आगे बढ़िए, फले फूले आगे बढ़े जीवन में, ये संदेश झारखंड से मैं आप सबके लिए लाया हूँ। मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ अभी वर्तमान में। जो गतिशील चेतना के लेखक हैं, कवि हैं, दो बिंदुओं पे थोड़ी गंभीरता से और थोड़ा सा लीक से अलग हटके, अपने जो लोकप्रिय नैरेटिव बना हुआ है उससे अलग हटके सोचना चाहिए। एक तो सांप्रदायिकता की समस्या पे या पहचान की राजनीति पे, कि इसके रूट्स कहाँ हैं पहचान की राजनीति पे, उस पर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस सांप्रदायिक राजनीति को भी नहीं समझ पाएंगे। और इस सांप्रदायिक राजनीति की भी रूट्स को भी, कहाँ से इसकी पैदाइश हुई, धर्म को आधार मान के, धर्म के चेतना को आधार मान के राजनीति करने की शुरुआत कब से हुई, थोड़ी सी इस पे मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा कि पूंजीवाद का जो आज का स्वरूप है वो कार्ल मार्क्स के समय से बहुत ही बदल गया है। हालांकि आज भी जो स्वरूप है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही उसको हम विश्लेषण कर पाएंगे, लेकिन जो डेटा पे आधारित कैपिटलिज्म है, जिसको हम प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म कह रहे हैं या सर्विलेंस कैपिटलिज्म कह रहे हैं, फिर उससे आगे बढ़ के एआई पे, कृत्रिम मेधा पे आधारित जो पूंजीवाद है उसको कॉग्निटिव कैपिटलिज्म कहा जा रहा है, संज्ञानात्मक पूंजीवाद कहा जा रहा है। तो ये पुराने पूंजीवाद से ज़्यादा खतरनाक हैं और ज़्यादा श्रमजीवी समाजों के लिए तो बहुत ही मरणासन्न कर देने वाली स्थिति है कि उनको उनके विनाश की ही कल्पना ये कर रहा है। तो दोनों बिंदुओं पे थोड़ी थोड़ी बात रखूंगा, फिर जो प्रश्नोत्तर में जो बातें आएंगी उस पर मैं बात रखूंगा। एजाज अहमद मुझे बार बार याद आते हैं। वो जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो उन्होंने कई लेख लगातार लिखे थे और उनकी एक बहुत ही लोकप्रिय उक्ति है कि हर देश अपने तरह के फांसीवाद के योग्य होता है। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जो कि हम सारी सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोषी ठहराकर एक बड़ा हम सुकून महसूस करते हैं, बहुत विरेचन महसूस करते हैं कि सारी गलतियां तो इस संघ परिवार की है, हमारी तो कोई, हम तो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं और हम तो सवाल की तलाश बने इनको चिन्हित करके, संघ के लोगों को चिन्हित करके हमारे कर्तव्य की विमुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने बड़ी कठोर बात कही उसके बाद से कि हम ऐसे समाज के लोग हैं, ऐसे समाज में जीने के आदी हैं जो 1000 साल से अपने दलितों पे अत्याचार करता आ रहा है और हम बहुत सहज भाव से उसको स्वीकार कर ले रहे हैं कि ये तो होता ही है, इसमें क्या नई बात है। हम अपने घरों में अपनी स्त्रियों पे वाचिक हिंसा से लेकर शारीरिक हिंसा देखने के आदी हो गए हैं और मान के चलते हैं कि यही तो है, पितृसत्ता, पुरुष ही तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही नियंत्रण करेगा, वही पतिदेव टाइप की कुछ चीज़ की कल्पना हमारे यहाँ सारे पर्व त्यौहार जो है पक्षियों के ही जीवन के सुख। तो एक ये भी हमारे बचपन से सहज रूप से हमारे संस्कार में आ जाता है कि ये दोयम दर्जे की मामला है। वो कुछ भी उनके प्रति फिल्मी गाने भी बज रहे हों, बोले जा रहे हों, तो उनको वस्तु के तौर पे देखने की आदत, ऑब्जेक्टिफिकेशन ह्यूमन बॉडी का हमको आदत पड़ जाती है कि ढंग की चीज़ें। और जब हम हिंदी साहित्य पढ़ा रहे होते हैं बिहारी को या और श्रृंगार रस के कविताओं को, तो थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि क्यों इस ढंग से उपमाओं का प्रयोग किया जा रहा है स्त्री देह के बारे में। पुरुषों के बारे में तो नहीं कहता है कि पुरुष का देह कद्दू की तरह या कोहड़े की तरह या फूलगोभी की तरह, ऐसा तो कोई कहता नहीं। सारे ऑब्जेक्टिफिकेशन स्त्रियों के लिए ही क्यों है। तो ये जो भाषा का जो पितृसत्तात्मक स्वरूप है, भाषा जो है स्त्री भाषा नहीं है, इस पे भी हम सोचने के लिए तैयार नहीं है कि स्त्री भाषा आखिर क्या होगी।
कि पितृ प्रधान भाषा से जहाँ सारे पद जो है पुरुषवाचक हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुखिया तक जो है, कभी कल्पना ही नहीं किया होगा लोगों ने कि स्त्रियां भी इस पद पे आएंगी तो क्या कहेंगे उनको। तो इतना पितृ सत्तात्मक भाषा हमारी है, उसके विकल्प में स्त्री भाषा क्या हो, उस पर किसी भाषा विज्ञानी ने कोई चिंतन नहीं किया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम आदी हो गए हैं। तीसरी आदत हमारी हो गई है कि मतलब कि मैं सबको बता रहा था कि मैंने अभी एक आलोचना में आगे एक लेख आएगा कि आदिवासी भाषाओं का कैसे वैदिक संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को, प्राकृत और अपभ्रंश को और आधुनिक आर्य भाषाओं को गढ़ने में मुंडारी और द्रविड़ भाषाओं का की क्या भूमिका रही है, बहुत विस्तार से मैंने लिखा है उस पर। तो वो उसमें ये भी आया है एक अलग आलेख में कि वो लोहरा देव एक जगह है संत कबीर नगर के पास इलाहाबाद में, जहाँ पुरातत्ववेत्ताओं को 9000 साल पहले के धान के जले हुए वो मिले हैं और मृत भांड मिला। तो उस समय मुंडा लोगों ने, जो प्रोटो मुंडा थे, वो धान की खेती 9000 साल पहले उन्होंने शुरू की थी। फिर पूर्वी एशियाई देशों से 4000 साल पहले ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा बोलने वाले लोग आए, फिर उन दोनों का मिलन हुआ, वो एक नई किस्म की जोपानिका किस्म की धान लेकर आए, वो भी पुरातत्व से वो प्रमाणित है। फिर दोनों का मिलन हुआ, मुंडा जो हम आज की मुंडारी भाषा है उसका भी जन्म हुआ और धान की नई फसल जो देशज फसल है उसकी भी जन्म हुई। तो 9000 साल पहले से जो समुदाय धान की खेती कर रहा है, वो झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो, असम में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, वो आज भी धान की ही खेती कर रहा है, एक फसल आज भी मोनोक्रॉपिंग पे ही है। तो ये कैसा देश है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था के 5वीं महाशक्ति के तौर पे अपने को अभी चिन्हित कर रहे हैं और अगले साल हम लोग 3री महाशक्ति हो जाएंगे। ये भी घोषणा पहले से है कि 2027-28 में हम 3री महाशक्ति हो जाएंगे और समस्त हमारा पूर्वी भारत और आदिवासी भारत एक फसल की खेती 7000 सालों से, और हमारी जो मुख्य भूमि के लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कोई चिंता ही नहीं है कि भाई इस मोनोक्रॉपिंग को मल्टी क्रॉपिंग हम कैसे करें। जो राज्य व्यवस्थाएं जमीनों की मालगुजारी पर निर्भर थी, चाहे मुगल हो या ब्रिटिश हो, उन्होंने सर ज्यादा नहरें बनवाई। मुगलों ने बहुत नहर बनवाए, पूरी सूची दे सकता हूँ। इरफान नववी का काम है इसका, सनी मुशीम का काम है इस पे कि कितने नहर उसमें, चूंकि मालगुजारी का एकमात्र साधन खेती ही थी। ब्रिटिश पीरियड में 2 कारणों से, एक तो मालगुजारी बढ़ानी थी और दूसरा कि उनको अकाल लगातार पड़ रहा था तो चेहरा बचाना था, नहरें बनी। हमारे यहाँ केवल पहली पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जहां खेती और सिंचाई वगैरह पर ध्यान दिया है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जैसे ही आए, औद्योगिकरण हमारे केंद्र में आ गया, खेती और सिंचाई पीछे चली गई। और दुर्भाग्य ये था कि जो आदिवासी भारत था वहां सारे मिनरल्स वही थे जो उद्योगों को चाहिए थे। तो वहां जो 84% 90% किसान हैं वो अदृश्य हो गए, वो सरकार को दिख ही नहीं रहे थे, और केवल वहां मिनरल है ये दिख रहा था। और वहां उस मिनरल के बगल में ही हमको इंडस्ट्री खड़ी करनी है, दूर नहीं खड़ी करनी है। तो वहां विस्थापन हटा के, क्या ये लोग कीड़ा मकोड़ा हटा के यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए और यहीं से माइनिंग की जाए। तो समूचा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल का जो सटा हुआ इलाका है, मिनरल निकल रहा है, सब मेघालय तक। लेकिन वहां के 84% जो जनसंख्या खेती पर निर्भर है वो दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये समस्या है हमारे यहाँ की। इस विषय पे बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कि जो धार्मिक पहचान की राजनीति है, मैं सर अगला उपन्यास उस पर ही लिख रहा हूँ। और संघ से मेरा बड़ा अंदरूनी परिचय इसलिए, मेरे पिताजी बिहार प्रांत के संघ चालक, प्रांतीय संघ चालक हुआ करते थे। उनके चक्कर में मैंने बिहार छोड़ा और झारखंड कैडर लिया। लेकिन संघ को और संघ के अनुसांगिक संगठनों को जितना नजदीक से अंदर से मैंने देखा है, तो वो और लोगों ने नहीं देखा होगा। हालांकि उदय प्रकाश जी की कहानी से तो लगता है कि उन्होंने बहुत अंदर से देखा है। लेकिन अभी वो भगवान दास मोरवाल जी का एक उपन्यास दंड प्रहार आया है, तो बहुत ऊपर चीजें वो हैं, वो बहुत गहरी बात उसमें नहीं आ सके, इसलिए ढंग से चर्चा भी। तो मैं देख रहा था कि आखिर ये धर्म की पहचान की राजनीति
बंगाल से अगर शुरू हो रही है, अगर बंगाल के विभाजन 1905 के बाद से बजाबता मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह हो रही है, ये हो कैसे रहा है? तो सर मैंने देखना शुरू किया। 1871-72 में आपके यहाँ पहली जनगणना हुई, और जनगणना कोई बड़ी खूबसूरत लक्ष्य को लेकर नहीं थी। हमारे यहाँ जो लोग आ रहे थे, बड़े विद्वान लोग, चाहे विलियम जोन्स हों या रिजले साहब हों, तो पहले से बहुत ही वो एक कॉलोनियल माइंडसेट और एक कैथोलिक माइंडसेट के साथ आ रहे थे। मैं सॉरी हूँ, लेकिन ये था ये मामला वो, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें कही जा रही थी, ओल्ड टेस्टामेंट में जो बिबेल का मीनार जो बन रहा था, और वो उतरे गॉड, और उन्होंने 72 नूह के 72 बेटों और पोतों को, सब लोग हिब्रू बोल रहा है, उस समय का हिब्रू, इसलिए इतनी ताकत है कि ये स्वर्ग तक पहुंचा रहे हैं मीनार को। तो यहोवा ने उन सबको 72 राष्ट्र और 72 भाषाओं में बांट दिया, और हैम से वो सारे जो लोग, हम लोग लैटिन और अरबी और संस्कृत वगैरह बोलने वाले लोग वहां से निकले, सैम से सेमेटिक वाला लोग, ये वहां से कहानी। और अब हमारे यहाँ बजाबता भाषा परिवार की नींव रख दी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, तो वहां से चीजें आई और हम लोग ने मान लिया। रिजले साहब मान के चल रहे थे कि ये लोग 10-12 नस्ल के लोग हैं और 18-20 इनके यहाँ राष्ट्र है। तो उस नस्ल की थ्योरी को, जो बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी थी, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार में यहूदियों का नरसंहार हुआ तो तुरंत वापस हो गया लोग, अब वहां कोई नस्ल की बात करता ही नहीं है हम लोग के यहाँ, लेकिन उन्होंने बीजारोपण कर दिया, वो बीज फल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन वो वापस हो गए। जैसे ही होलोकॉस्ट हुआ तो सबने अपनी थ्योरी वापस ले ली। तो लेकिन वो आए और उसको प्रूव करने के लिए जनगणना कर रहे थे, उस पर हम नहीं जाएंगे। 1871-72 की जनगणना में बंगाल के चौंकाने वाली बात ये थी कि पूर्वी बंगाल, जिसको हम बांग्लादेश वगैरह कह रहे हैं, सर 60 से 80% मुस्लिम आबादी थी। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी रिजले के लिए और सारे ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। और फिर वो वेस्ट फ्रंट, पश्चिमोत्तर प्रांत में, वहां भी 60 से 80% आबादी थी। तो ईटन की किताब आई है कि जो थ्योरी देते हैं लोग कि तलवार के बल पे मुसलमान बनाया गया, तो तलवार के बल पर बनाया गया, दिल्ली के आसपास 60-80% होनी चाहिए थी आबादी, आगरा के आसपास आबादी होनी चाहिए थी 60 से 80%, या फिर बंगाल में गौड़ के जहां राजधानी होती थी उसके पास। तो उस समय दिल्ली के आसपास और आगरा के आसपास 23 से 22% आबादी है मुसलमानों की। तो ये पूर्वी बंगाल में और पश्चिमोत्तर प्रांत में 60 से 80% कैसे हो गया? दूसरी थ्योरी आती है कि सब हम लोग अरब से आए, जितने अशराफ मुसलमान हैं, शेख और वो सैयद और पठान, लोग कहते हैं कि सब हम लोग आए वहां से सीधे अरब और फारस से हम लोग आके बस गए। तो उस समय बंगाल की जो जातियों की सूची है, सर मैंने किताब डाउनलोड किया है उसका, 100 से ज्यादा जातियां हैं मुसलमानों में। तो जो वहां सैयद साहब माने और शेख साहब आए तो आकर यहाँ जूता सिलने लगे और कपड़ा बुनने लगे, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। थर्ड थ्योरी ये है कि ब्राह्मणों के अत्याचार से दलितों ने, जो हम सब लोग भी मान रहे हैं, तो वह कह रहा है जिस इलाके में 60 से 80% मुसलमान हैं, वहां वैदिक ब्राह्मण सभ्यता तो पहुंची ही नहीं थी। तो उनकी थ्योरी ये है कि ये एग्रेरियन डेवलपमेंट के साथ, कृषि के प्रसार के साथ, और वहां मंगल काव्य बंगाल में, सर सब लोग हिंदी के प्राध्यापक हैं तो चरिया गीत सबसे पहले आते हैं, फिर मध्यकाल में मंगल काव्य आता है। तो चंडी मंगल काव्य में वो सारे पशु पंछी जाके चंडी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो काल केतु शिकारी है वो तो इस ढंग से शिकार कर रहा है कि हम लोग की नस्ल खत्म हो जाएगी, आप रक्षा कीजिए। तो चंडी जो है वो कालकेतु की पत्नी को दर्शन देती है, कहती हैं कि उसको कहो कि जंगल कटवा के खेत बनवाए और वहां गांव रैयत बसवाए और राजा बने। वो क्या कर रहा है? तो इसका व्याख्या ये है कि वो वहां भी वो जंगल काट के खेतों के बारे में, और जितने उस समय सूफी आ रहे हैं, फकीर आ रहे हैं, सारे लोग पूरे पूर्वी बंगाल में जंगलों, सुंदरबन के जंगल काट कर, तो कोई को जंगल काट के खेती कर रहा है, लोग करवा रहा है, लोग रैयतों को बसा रहे हैं। मस्जिद जो बन रहा है तो केवल वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं बन रहा है, वहां धान के बीज का वितरण हो रहा है, धान पैदा हो रहा है तो वहां रखा जा रहा है, कौन खेत, कौन सा रैयत खेती करेगा वो तय हो रहा है। तो ये कृषि के प्रसार, जैसे हमारे यहाँ सर वो पानी का नहर
लाने वाली जो कहानी है यहाँ, एक फकीर लेकर आ रहा है। हाँ, 300 साल पहले एक फकीर जो है 6 किलोमीटर से लेकर आ रहा है। तो उसी तरह से वहां भी जो पीर और फकीर गए, उन्होंने एग्रीकल्चर और कृषि को बढ़ाने का, प्रसार करने का काम किया। और जो हमारी आदिवासी आबादी थी वहां, जो अनारी आबादी थी, जिसको ब्राह्मणों से और उससे भेंट ही नहीं थी, उस कृषि की ओर आए। वो तो शिफ्ट कल्टीवेशन पहाड़ों पे कर रहे थे, छिड़क के खेती करना है, जंगल जला के फिर आगे बढ़ जाना। तो वो हल आधारित खेती, धान की खेती की शुरुआत इस ढंग से, कहीं वो कालकेतु कर रहा है, कहीं पीर और फकीर कर रहे हैं। और वहां 16वीं शताब्दी में कुरान शरीफ का जो बांग्ला में ट्रांसलेशन हो रहा है, मैंने उसको डाउनलोड किया है सर, तो वो नबी वंश कहला रहा है। और जो सैयद साहब कर रहे हैं उसको, तो वो एक नए धर्म के तौर पे नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 12वां अवतार है। मोहम्मद साहब जो हैं, वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव और कृष्ण से होते हुए वो 12वां अवतार हैं और उसी परंपरा के हैं। और वो जो मक्का मदीना और सबका जो दृश्य है, वो बंगाल के अंदर वो दृश्य दिखाया जा रहा है, वो जंगल और पानी और तालाब वगैरह वगैरह। और हरि गान भी आप कर सकते हैं, और नबी वंश का पाठ भी हो रहा है। तो आम जनता को तो नहीं समझ में आया कि कोई नई चीज है। तो जिस ढंग से नए नए संप्रदाय में लोग शामिल होते हैं, शामिल हो गए उसमें। और दूसरी बात ये लगी कि 12वीं-13वीं शताब्दी में कामरूप में, तो जो असम है, वहां एक सूबेदार जो हैं मुगलों के, या जो भी उसमें तुगलक वगैरह रहे होंगे, तो वहां एक नाथपंथी योगी आके अमृत कुंड योग की एक किताब है, जो अष्टाचक्र से और यहाँ से अमृत टपकने की, उस दरबार में बात रखते हैं। वहाँ उनकी वो शस्त्रार्थ होता है, वो किताब सौंपते हैं वो, और उसका अरबी और फारसी में ट्रांसलेशन होता है उस समय से सर। और 12 जो ये सूफियों के हैं स्कूल, उसमें 4 स्कूल जो है सिलसिले, 4 सिलसिले उसी योग पर केंद्रित होते हैं जो नाथ संप्रदाय का है। तो वहां अच्छा, सबसे लोकप्रिय देवता क्या है बंगाल में, जिसकी पूजा हर कोई कर रहा है, तो सत्यपीर है। सत्यनारायण की कथा का नाम सुना गया होगा, हिंदी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ भी है। तो मूलतः सत्यपीर है वो पीर। वो एक ब्राह्मण के दरवाजे पे एक मुस्लिम फकीर गया है भिक्षा मांगने के लिए, और कह रहा है कि आप मुझे भिक्षा दें और मेरी पूजा करें तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं पीर की क्यों पूजा करूंगा। तो वो दर्शन देते हैं, और आधा विष्णु का अवतार है, मन शंख और चक्र है, दूसरी ओर जो है वो फकीर जो माला जपते हैं और वो टोपी जो पहनते हैं। तो ये सत्यपीर की कथा वहाँ वो घर घर में पूजी जाती थी, और एक चौकी होती थी, उस पर एक लोटा रखा जाता था, और कथा पाठ कि कैसे लोग गए समुद्र में व्यापार करने के लिए और नहीं माना तो जहाज डूब गया, फिर कैसे पूजा की गई, फिर जहाज आगे आ गया। तो गरीबी और अकाल में सबकी इच्छा होती है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो सत्यपीर जो है, जो विष्णु भी है और पीर भी हैं, तो ये धार्मिक चेतना थी सर वहां। और जो नया इस्लाम ग्रहण कर रहा है, तो मस्जिद में काली भी है, और जो बिसहरी देवी है, मनसा सबसे लोकप्रिय देवी है। तो आप कोई भी किसान हो, किसी भी धर्म जाति के, आप अगर धान के खेत में सांप से आपको बचना है, तो आपको बिसहरी देवी की पूजा करके उतरना है। तो धर्म कोई पहचान थी ही नहीं, सब हम बंगाली हैं, बस यही पहचान थी। लेकिन जैसे ही लगा इनको, बिजले और उनके वहां के गवर्नर को, यार ये तो अच्छा है, ये तो, क्योंकि कलकत्ता में जो 1857 में यूनिवर्सिटी बन गई थी, ढिरोजी जैसे क्रांतिकारी वहां पैदा हुए थे, अरविंद आ गए थे, और ढेर सारे वहां, मतलब परेशान था अंग्रेज की, हमारे ही पढ़ाई करके हमारे ही खिलाफ सारी बातें, हमारी ही जूती हमारे माथे पर डाल रहा लोग। तो ये कलकत्ता को केंद्र को, जो भद्रजन, एक तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर देख रहा था कि भद्र हिंदुओं का जो गढ़ है, जो हमको परेशान कर रहा है, इसको तोड़ दिया जाए और ढाका को एक नया केंद्र बनाया जाए। तो ढाका में नवाब मुस्लिम थे, बड़ी कर्ज था उन पर, तो उनको कहा कि तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे और ये हम बांटेंगे, यही यूनिवर्सिटी होगी, यही कचहरी होगी, सारे मुस्लिम युवा जो हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, कचहरी में काम करेंगे। वो अलग क्यों कलकत्ता के भद्र लोग के पीछे दौड़ने का, कन्विंस हो गया सर वो। और 1896 से उसने शुरू की। बता तो रहा था कि बंगाल बहुत बड़ा है, उड़ीसा भी है, असम भी है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटना है। तो बांटना है तो बंगाल बोलने और बंगला बोलने वालों को अलग करते, बिहार उड़ीसा को अलग करते, वो मन में था ही नहीं।
मन में था कि हमको धर्म के आधार पर राजनीति की नींव रखनी है, और उसने नींव रखी। सर मैं वो देख रहा था अभी, वो बंगाल के जनगणना आयुक्त ने बाकायदा एक लेख लिखा, देखिए दुष्टता की सीमा उनकी। उसने एक लेख लिखा, ये है ब्रिटिश जनगणना आयुक्त ओडोनेल ने, कि उनका कहना, वो देखा जब वो आंकड़े, तो कह रहा है कि द हिंदू इज टू ऑल टुगेदर डिसअपियर फ्रॉम बंगाल इफ मोहम्मदन इंक्रीज वेंट ऑन द रेट इट वाज डूइंग। लिख रहा है सर, रिपोर्ट कर रहा है कि तो हिंदुओं की आबादी ही खत्म हो जाएगी अगर मुस्लिम इस ढंग से बढ़ते रहे। इस तरह 1800 कुछ में जहर हो रहा है, और स्ट्राइक में फंस रहे हैं हमारे लोग। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं टैगोर से लेकर सारे लोग, तो गंगा स्नान से शुरू कर रहे हैं, और वो टैगोर आह्वान कर रहे हैं कि एक दूसरे को राखी बांधे। तो ये हिंदू सिंबल्स है, उस हिंदू सिंबल से मुस्लिम कैसे सट जुड़ेंगे? तो जो जिस ट्रैप को उसने बिछाया, उस ट्रैप में हमारे महापुरुष जो है फंस गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में ये विभेद करने के लिए ट्रैप बिछा रहा है, इससे हमको बचना चाहिए। तो उस समय ढंग की सोच नहीं रही होगी या क्या रहा होगा, लेकिन उसके जाल में लोग फंस गया लोग, और वहां से शुरुआत हो गई। क्योंकि स्वदेशी की बात वहां भी चली थी कि हम ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। जमींदार हिंदू है, बाजार में बस बेच रहा है, मुस्लिम व्यापारी है, उसे कपड़ा छीन के आप जला दे रहे हैं। तो ये बहुत ग्रास रूट तक वो जहर पहुंच गया, और मुस्लिम की स्थापना हुई वगैरह वगैरह। तो ये इस ढंग से ये दोनों ने प्लान किया और इस ढंग से ट्रैप बिछाया। अब आप क्या लेखक की जरूरत है कि मुस्लिम हिंदू आबादी बंगाल से खत्म हो जाएगी? इससे खतरनाक बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, और अब वैज्ञानिक बात भी कुछ नहीं हो सकती। और उसकी रिएक्शन शुरू हो गई। उसके बाद यूएन मुखर्जी साहब कोई थे, उन्होंने बहुत श्रृंखलाबद्ध रूप से ए डाइंग रेस करके, हिंदू ए डाइंग रेस करके लेख लिखना शुरू किया बांग्ला के अखबारों में। तो बजाता जहर जो है, मतलब इतना प्लान में ये बोया गया, और हमारे महापुरुषों ने इसको समझा नहीं, उस ट्रैक में फंसे। एक बार जो शुरुआत हो गई कि अब बांट के राजनीति कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, तो उसने शुरुआत कर दी। वहीं से पूरी चीजें कहानियां बदली। वेलफेयर स्टेट असफल हो गया 80s में। मान लिया पूरे पूंजीवाद ने, दुनिया के पूंजीवाद ने, कि अब ये वेलफेयर चलेगा नहीं, हम सबको लाइफ विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन नहीं दे सकते हैं। तो दो राजनीति की शुरुआत उसने की, क्योंकि लेफ्ट की ओर तो जाने नहीं देना था। तो एक तो पहचान की राजनीति की पूरी दुनिया में शुरुआत हो रही है 80s में, दूसरा एनजीओ की राजनीति की शुरुआत हो रही है पूरी दुनिया में। और आप भी अपने यहाँ से देखिए कि 80s में कई चीजें शुरू होती हैं, जात की राजनीति शुरू होती है, कई तरह की राजनीति शुरू होती है। और उसका प्रतिफलन ये था कि अगर आप जात की राजनीति करके आ सकते हैं सत्ता में, आप फलाना की राजनीति करके आ सकते हैं, तो हम धर्म की राजनीति, वही पहचान की राजनीति का ही एक सीढ़ी, अगली सीढ़ी थी जो सबसे खतरनाक और सबसे जहरीली थी। जहरीली तो जहां भी घृणा है वो तो जहरीला ही है, लेकिन एक छोटे तबके तक घृणा और पूरे देश को घृणा की आग में जलाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन ये बजाबता 80s में इसके बीजारोपण किया गया। वहां पूंजीवादी चिंतकों ने कैसे बचा जाए इस वेलफेयर स्टेट के सफल होने के बाद, तो दो थ्योरी उसने दी, और हम लोग बहुत फंसे उसमें। एनजीओ के चक्कर में भी बहुत फंसा हमारा देश, हमारे यूथ। और पहचान की राजनीति, एजाज अहमद कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम किन किन लोगों को सपोर्ट किए। बहुत गंदे जातिवादी लोगों के पीछे खड़े हो गए, बहुत बड़े भ्रष्ट लोगों के पीछे खड़े हो गए, चूंकि सेकुलर हैं। तो सेकुलरिज्म ने केवल उनके प्रचार के कारण अपनी गरिमा, अपनी आभा नहीं खोई। हम लोगों से भी गलतियां हुई कि बहुत गंदे लोगों के साथ सेकुलरिज्म के नाम पे खड़े हुए। तो ये जो सांप्रदायिकता का सवाल है, इतना गहरा और इतना, मतलब कि जिस ढंग से हम जुड़े हुए थे, आपके यहाँ भी जिस ढंग से चीजें जुड़ी हुई थी। अब शिवाजी के पिताजी जिस सूफी संत से, उनके दादाजी शायद, हाँ, जिस सूफी संत से जुड़े हुए थे, तो उनके नाम पे अपने दोनों बेटों का नाम रखा था। कई जगह जो है वो, कई आपके यहाँ भी इस ढंग के मिलने जुलने के इतने उदाहरण है संस्कृति के, कि मिली जुली संस्कृति थी कि वो अद्भुत है वो, लेकिन उसको इस ढंग से बिलगाया जा रहा है, इस ढंग से अलग किया जा रहा है। या तो उनको जानकारी नहीं है, या पूरी थ्योरी उनके यहाँ इसी पे आधारित है कि हमको गालियां ही देनी है। पिताजी हमारे ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, और उनके 12-15 जो उपन्यास हैं, वो सारे उपन्यास उसी बिंदु पे हैं कि जहां इस्लाम के साथ हिंदुत्व की टकराहट है। तो ये जो है उनके चिंतन में, तो उसको कैसे उलटना है, तो घृणा करके तो हम नहीं उलट सकते।
हम इतिहास को किस ढंग से उन्होंने विद्रूपित किया, किस ढंग से ट्रैक बिछाया, किस ढंग से गंदगी डाली या बीज का बीजारोपण किया, वहां तक पहुंच के हम कैसे उसको उलट सकते हैं, हम सत्यपीर की कथा को फिर से कैसे या नबी वंश की कथा को फिर से कैसे स्थापित कर सकते हैं, वो सूफी के जो सिलसिले हैं जो हमारे योग पर आधारित हैं उनकी कहानियां कैसे कह सकते हैं। हमारे यहाँ रंगनाथ मंदिर है दक्षिण भारत में, वहां विष्णु की पत्नी लक्ष्मी नहीं है, वो एक मुस्लिम शहजादी है। तो विष्णु की पत्नी एक मुस्लिम महिला हो सकती है और आपको मुस्लिम सबसे ही घृणा हो, तो इसका अर्थ है कि अपने धर्म को भी आप ठीक से नहीं जानते हैं। तो ये चीजें कुछ हैं जो हमारे यहाँ हजारों उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं, उन पर बात करके कि हमारी जो संस्कृति केवल संगीत और केवल स्थापत्य से जुड़ी हुई नहीं है, बजावता हर जगह जुड़ी हुई है, धर्म और उपासना में भी जुड़ी हुई है। बजावता जो वो 20 दिन का उनके यहाँ पर्व चलता है रंगनाथ मंदिर में, तो विष्णु की जो विग्रह छोटा सा निकलता है, तो अपनी वो मुस्लिम पत्नी के यहाँ उनकी 10 दिन तक सेवा करते हैं विष्णु अपनी मुस्लिम पत्नी की। तो ये हमारे यहाँ परंपराओं में है। तो इन परंपराओं को याद करना होगा, निकालना होगा, खोजना होगा, और इस ढंग के मिल्लत की बातें या जुड़ाव की बातें या जो हमारी मूल संस्कृति रही है उसको फिर से स्थापित करने की बातें। घृणा का जवाब घृणा या जहर का जवाब तो जहर नहीं होगा, जहां तक मेरी समझ है। दूसरी बिंदु की, जैसे ही औद्योगिक पूंजीवाद फाइनेंशियल कैपिटल की ओर गया, बड़ी पूंजी और स्टॉक मार्केट में ही ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो श्रम से और लेबर फोकस से किनारे हो गया। दूसरा उसको लगा 91 के बाद हमारे यहाँ खास करके कि अगर कम्युनिस्ट आंदोलन को कमजोर करना है तो ये जो संगठित मजदूर यूनियन है इनको खत्म करना होगा। तो पब्लिक सेक्टर को के लिए बजाता एक मंत्रालय और अरुण शौरी जी बैठ के उसको बेच जो रहे थे, तो ये नहीं था कि घाटा में चल रहा था, जो लाभकारी हमारे उद्योग थे उनको ही बेचा जा रहा था। उद्देश्य ये नहीं था कि घटा वटा हो रहा, उद्देश्य ये था कि जो संगठित मजदूर आंदोलन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी या वैकल्पिक आर्थिकी और वैकल्पिक राजनीति का जो आधार है, इस आधार को ही खत्म कर दिया। उनको सफलता मिल रही है अब जाके, क्योंकि अब जो रोबोटिक्स आ गया है, अब वहाँ खास करके जो ऑटोमोबाइल की जो फैक्ट्रियां हैं मारुति वगैरह की, वहाँ उसके रोबोट के साथ आपको प्रतियोगिता करनी है, इतने सेकंड में इतने मिनट में आपको करना है वो काम। तो अब उन्होंने कोर और पेरीफेरी दो कंसेप्ट लिया है कि कोर में अस्थाई मजदूर जो है बहुत न्यूनतम होंगे, इतने होंगे कि अपना यूनियन वगैरह नहीं बना सके। श्रम कानूनों में भी परिवर्तन के लिए बार बार किया जा रहा है कि कितना मजदूर पे आप बनाएंगे यूनियन। तो कोर लेबर्स को न्यूनतम करके पेरीफेरी, मतलब कि बाहर से जो डेली वेजेज वाले, कंट्रेक्चुअल वाले, मतलब कि इतना बड़ी हायरार्की है कि उनमें एकता हो ही नहीं सकती है। कंट्रेक्चुअल भी है तो वो कॉन्ट्रैक्टर के आधार पे आ रहा है कि इंडस्ट्री सीधे ले रही है, डेली वेजेज अलग है, दिन दिहाड़ी मजदूर अलग है, जो सरकार की योजनाएं चलती हैं वो छात्रवृत्ति वाली, स्किल वाली, उस पैसे से जो वहां काम कर रहे हैं वो अब मजदूर अलग हैं। तो मजदूरों को इनविजिबल करने के लिए, अदृश्य करने के लिए कि वो संगठन ही नहीं बना सके, वो दिखाई ही नहीं पड़े एक साथ खड़े, इतना ज्यादा हायरार्की खड़ी कर दी गई है सर, किसी को ठिकाना नहीं। और दूसरा ये जो नई चीजें जो जिसको गिग वर्कर्स हम कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा काम दे रहा है, तो उनको वर्कर मानने के लिए तैयार नहीं है सर। अब उबर गाड़ी आपकी है, कंट्रोल उबर कर रहा है बैठ के, और आपको कितना मार्क मिल रहा है, आप कितना टाइमिंग मेंटेन कर रहे हैं, उसके आधार पे आपको काम मिलेगा। उस ढंग से जो खाना पहुंचा रहे हैं गिग वर्कर्स, उनको वर्कर नहीं करके उनको क्या कॉन्ट्रैक्टर शब्द का प्रयोग किया है ताकि उन पर लेबर एक्ट लागू ही नहीं हो। तो ये सारे गिग वर्कर्स जहां सबसे ज्यादा यूथ हमारा काम कर रहा है, वो ऑलरेडी इनविजिबल है, उनके लिए मजदूर है ही नहीं है वो। तो एक तो ये है कि सारे मजदूरों की परिकल्पना को ही उसने अदृश्यता के एक परिदेश में, एक परिधि में डाल दिया है कि हमारे लिए मजदूर नहीं है, इनके लिए कोई लागू नहीं होता है कि इनको हम चिकित्सा भत्ता दें, इनके लिए आवासीय भत्ता दें, इनको हम पेंशन दें, इनका पीएफ काटे। सारे जितनी जिम्मेवारियां थी कल्याणकारी राज्य की, उन सारी जिम्मेवारियों से हाथ खींच लिया उसने। ये इस पूंजीवाद की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा जो हमारे लिए, हमारे आदिवासी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे लोग खरीफ की खेती, अभी धान की रोपनी करके धान काटेंगे और निकलते हैं रोजगार करने के लिए। लाखों की संख्या में बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कहाँ जाते थे ईंट के भट्टे पे, कहाँ जाते थे रोड और भी कंस्ट्रक्शन वर्क में,
कहाँ जाते थे? हरियाणा और पंजाब के खेतों में। सारे काम सर अब ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, स्वचालित होने वाले हैं। ईंट के भट्टे स्वचालित होंगे, वो जो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो 1 घंटे में इतना मिट्टी काट देती हैं कि 100 मजदूर जो दिन भर में काटता, वो मसाला भी पहुंचा देगी, वो सब कुछ कर रही है। वो सारा कुछ ऑटोमेशन की ओर जा रहा है, निर्माण कार्य भी और खेतों के काम भी, पैकेजिंग से लेके और ट्रक में लादने से लेके कोल्ड स्टोर, सारा ऑटोमेशन हो जाएगा। 70 से 80% मजदूर नहीं रहेंगे उनके लिए काम के योग्य। तो ये जो बड़ी आबादी अनौपचारिक रूप से कृषि दिनों के बाद जाकर रोजगार पा रही थी, अपना पेट चला रही थी, वो कहां जाएगी? तो उसके लिए एक थ्योरी दे रहे हैं उनके लोग कि इनके लिए एक न्यूनतम मासिक राशि तय कर दी जाए 7,000 से 9,000, जो इनके खातों में भेज दी जाए। जैसे वो वाहनी योजना और क्या क्या योजना में जो कैश दिया जा रहा है सर, उसी योजना के तहत दिया जा रहा है कि चूंकि हम इनको रोजगार नहीं दे पाएंगे, इनको हम समाज के और जारी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो कुछ कैश इनके खाते में डाला जाए ताकि ये जिंदा रहें वोटर के तौर पे। एक तो ये वोटर हमारा मरे नहीं, धर्म के नाम पर, फलना के नाम पर वोट कौन देगा? मिडिल क्लास तो देगा नहीं। दूसरा कि बाजार में पैसा कैसे आएगा? सामान तो बनेगा और वो बिकेगा नहीं, तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली, फिर मंदी आ जाएगी। तो बाजार में सामान खरीदे, ऐसे तो 6 पे और 7 पे देके तो वो हम लोग के लिए तो पे आया नहीं था, वो बाजार के लिए ही आया था, क्योंकि वो पे से जो आमदनी हुई वो गांव में टिकट डाउन होके नहीं गई, फ्लैट खरीदे गए और गाड़ियां खरीदी गई और वो ईएमएस में गया। वो कोई पैसा हमारा 6 पे का गांव तक नहीं गया सर, वो टिकट डाउन होके हमारे परिवार तक नहीं पहुंचा। ये वो चाह ही रहे थे, ये बाजार तक ही रहे। उसी ढंग से ये जो नगद की योजना चल रही है वो भी इसलिए चल रही है कि बाजार जिंदा रहे। अगर बाजार में चीजें बिकेंगी नहीं तो सारी रोबोटिक्स से बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, बिकेंगे नहीं तो फिर मंदी आ जाएगी, तो पूंजीवाद तो मर जाएगा। तो ये जो दो रूप हैं अभी, और संज्ञानात्मक इसलिए कि अब वो केवल श्रमिक का काम नहीं कर रहा है, वो कोडिंग भी खुद कर लेगा, राइटिंग भी खुद कर लेगा, और क्या निर्णय लेना है वो खुद कर लेगा, एआई कर रहा है। आप चैट जीपीटी पे चल जाइए और चीजों पे, जेमिनी पे चल जाइए, आप कुछ कह दीजिए, सोच के आपको दे देगा वो। तो जो कल तक माना जा रहा था कि मानव का विशेष ये गुण है कि वो चिंतन और कल्पना कर सकता है, एआई कर रही है सर वो चिंतन और कल्पना। तो ये जो खतरे हैं पूंजीवाद के नए और सांप्रदायिकता की जो गहराई बो दी गई 1871-72 में, तो इस ढंग से चीजों को मुझे लगता है कि हमारे लेखकों को, कवियों को बहुत ऊपरी ऊपरी तौर पे और घृणा के बदले में घृणा के कह के नहीं, चीजों को कैसे हम सकारात्मक दिशा में, लेकिन विकल्प हम ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, कोई पहचान की राजनीति का विकल्प पहचान की राजनीति नहीं हो सकता है। कोई लालू यादव और कोई मुलायम यादव इसके नहीं हो सकते हैं, विकल्प ही मान के चलिए। मजबूरी में हम भले उनके साथ खड़े हो जाएं, वो कभी एक बड़ी गंदगी एक छोटी गंदगी का विकल्प कैसे, या छोटी गंदगी बड़ी गंदगी का विकल्प कैसे हो सकता है? तो विकल्प हम ही होंगे, लेकिन घृणा के बदले नहीं और बीस के बदले बीस नहीं। क्या चीजें हैं और कहां हमारे पुरखों से चूक हुई है उसको ध्यान देते हुए, और कैपिटलिज्म का कितना भयानक रूप हमारे सामने है जो लाखों करोड़ों हमारे श्रम आधारित समाज को खत्म करने पे आतुर है। इस भयानकता को हम मिडिल क्लास लोग नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जो बैठा हुआ है पढ़ा लिखा नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कल तक हम ईंट भट्टा पर मिलता था, वो ईंट भट्टा में काम क्यों नहीं मिल रहा है। तो सर वो अगर आत्महत्या से हमारे लोगों को बचाना है तो सोचना तो होगा सर, और ढंग से सोचना होगा और नए ढंग से सोचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं जोहार करता हूँ आपको। तो ऐसा भविष्य में ऐसी नौबत आने वाली है कि डॉक्टर्स लोग को भी बेटा, हाँ रोबोटिक्स आजकल सर्जरी करना शुरू किया है मैंने, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस उनको जॉब लगेगा और बाकी सब डॉक्टर्स को बेकार। सर ठीक बोल रही मैं। अब रोबोट को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लाना शुरू किया है लोग, तो वो तो दिक्कत करेगा वो। लेकिन 3 चीजें हैं, सी से 3 चीजें हैं जहां अभी तक एआई की पहुंच नहीं है। एक केयर है, एक क्रिएटिविटी है, कम्युनिटी है। तो जहां बुजुर्गों का या दिव्यांगों का या बच्चों की देखभाल है वहां रोबोट सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्रिएटिविटी में भी वो चित्रकला, स्थापत्य कला, कविता, मौलिक कविताएं, वहाँ रोबोट काम नहीं करेगा। और कम्युनिटी की जो फीलिंग है, जो आत्मीयता है समाज और समुदाय की, परिवार की,
वो भी रोबोट नहीं करेगा। तो ये 3 सी उनके बस का नहीं है, बाकी सब वो कर लेंगे। ठीक कर रही है मैम, तो सर्जरी वाले जी सर। सर बैठ के ही बोला जाए मतलब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, ये अभी जो जयदेव जी ने कहा जी भूमिका लेनी चाहिए, जी ऐसे हिंदी में इन दिनों में जी कौन से साहित्यकार आपको लगते हैं, कौन से उपन्यासकार आपको लगते हैं कि इस प्रकार की भूमिका लेकर लिख रहे हैं? एक तो जो नए युवा कवि हमारे हैं, युवा कवि, हाँ कवि और मैं आता हूँ सर, उपन्यास पे भी आता हूँ सर। तो अदनान हो या तनुज हो या विहाग वैभव हो या रूपम मिश्र हो, तो बहुत ही आक्रामक होके, और ये लोग तो वहाँ भी गया लोग नहीं, कविताएं हैं सर ये, क्योंकि वो उपन्यास लिखने में समय लगता है और लंबे समय में वो आएगा वो। लेकिन जो क्षेत्र मराठी में ऐसे बहुत सारे कवि हैं, ये आपने कहा कवियों की बात नहीं, ये तो अभी संघ को केंद्र में रख के भगवान दास मोरवाल का एक उपन्यास आया है दंड प्रहार, और उदय प्रकाश जी ने बहुत पहले ही लिखा था, चाहे वो बारेन हिस्टिंग का साड़ हो या फिर अवरांत में प्रार्थना हो, तो दोनों में धर्म और वो चीज़ें थी, वो केंद्र में हिंदुत्व का ही केंद्र में रख के उन्होंने लिखा था। तो और कुमार अंबुज अब गद्य भी लिख रहे हैं और गद्य में लगातार लिख रहे हैं। योगेंद्र आहूजा हमारे एक बहुत बड़े कथाकार हैं, तो वो उनकी एक बहुत लंबी कहानी मैंने पढ़ी थी, जिसमें वो अब कह रहे हैं कि अब वो भारतीय संगीत की बात नहीं होगी, हिंदू संगीत की बात होगी, भारतीय भोजन की बात नहीं होगी, हिंदू भोजन की बात होगी, भारतीय भाषा या हिंदी भाषा की बात नहीं होगी, हिंदू भाषा की बात होगी। उनके पात्र आपस में बात कर रहे हैं, और ये इनके सरकार आने के पहले की कहानी है सर। वो 14 के पहले 5 साल पहले हमारा कथाकार ये कल्पना कर रहा है कि ये समय आने वाला है जहाँ सब कुछ हिंदू हिंदू होने वाला है। सर अद्भुत वो लगा सर, वो हिंदू संगीत वाला मामला वहाँ से मुझे क्लिक किया कि तो ठीक कह रहे हैं। तो इस ढंग रचनाकार हमारे यहाँ हैं सर, जैसे चंदन पांडे की 2 रचनाएं आए, जैसे कृतिगान उनका आया, तो वो मॉब लिंचिंग की पूरी सूची उसमें प्रस्तुत की। अखबार के 2 रिपोर्टर निकलते हैं, कि स्त्री रिपोर्टर एक पुरुष रिपोर्टर, उनके पास सूची है कि देश में कहाँ कहाँ मॉब लिंचिंग हुई है, उसकी जांच के लिए सीधे सीधे सही वो लिस्ट है, इस तरह साहस के साथ कि वो उसमें भी कोई कल्पना नहीं है, स्थान का नाम सही है और हत्याएं सही हैं, और उस लिस्ट की वो उसकी जांच में वो दोनों निकलते हैं और फिर कहानियां बनती हैं। इतना साहस तो कर रहा है हमारे यहाँ वो अनिल यादव हैं, अब तो कैंसर बेचारे को हो गया है। गौ सेवक उनका एक उपन्यास है, उसमें वो चामो चेरो धामू चेरो और आदिवासी ही वो पात्र है, लेकिन उसको भाजपा का टिकट चाहिए होगा। तो वो गौरक्षक जो लोग हैं, वो गौओं की जो मुसलमान ले जा रहे हैं उनसे छीन के वो धामू चेरो उसको रखते हैं, फिर उसको बांग्लादेश भेजते हैं। पैसा कमाने का तरीका उनका यही है कि नहीं, मुसलमान नहीं करेगा, हम करेंगे उनसे छीन के। लेकिन टिकट देने की शर्त यह है कि जब तक एक मुसलमान को मारोगे नहीं, तब तक तुमको विधानसभा का टिकट नहीं देंगे। ये उपन्यास कह रहा है सर, सीधे सीधे। तो सर मैं लंबी सूची दे सकता हूँ, जो इस ढंग की चीजें एकदम चैलेंज के साथ लेके और एकदम मैंने पूरे उदंडता के साथ कि जो करना तुम कर लो, मैं ये बात कहूंगा। मैंने अपने उपन्यास में मॉब लिंचिंग को दूसरे ढंग से रखा है, कृतिगान में तो सीधे पूरी सूची दे दी, और एक मुसलमान को मारने के बाद ही आपको वो हिंदूवादी पार्टी का टिकट मिलेगा। पूरा गौ सेवक उपन्यास उसी के इर्द गिर्द वो फंसा के लाता है एक नौकर को, मुसलमान को, और कि इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, बाद में इसकी हत्या करेंगे। तो भीड़ जो है कैसे उसको भगा देती है, क्या मारेगा तुमको ही। तो बहुत अद्भुत है सर, वो हंसा हंसा के, लेकिन बहुत कटु यथार्थ कह रहे हैं। तो एक सर बहुत लंबी सूची है हमारे कहानीकारों, गद्यकारों, उपन्यासकारों की, जो आंख में आंख डाल के इस हिंदूवादी राजनीति के बिना डरे हुए अपनी बात कह रहे हैं सर, और ये बड़ा शुभ संकेत है, और आपके यहाँ भी आएगा वो सर। थैंक यू। आपका सबसे पहले ग्लोबल गांव का देवता सर ये उपन्यास पढ़ा था सर, और मुझे याद है उन दिनों में आप कहीं देवघर के आसपास कुछ
जिक्र कर रहे थे या कुछ उन दिनों का वो सर उपन्यास और वो वातावरण सर। है, और उस समय मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी अरे उसी उपन्यास में लिखी। सर है उस उपन्यास में दूसरे दोनों उपन्यास मैंने आपके नहीं हाँ जी 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 सर, बात की जाए। लेकिन उस उपन्यास में हाँ। आपने वास्तव यथार्थ ही सामने रखा है, उसमें कोई भूमिका नहीं। जी सर। ये जो भूमिका की बात करते हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि लेखक का दृष्टिकोण एक भूमिका को लेकर चले तो फिर वो मैं तटस्थ नहीं कहूँगा सर भूमिका तो शीर्षक में ही है सर, उसका जो शीर्षक जो है। ये क्या क्या हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ हमारे सुधाकर जी से कि उन्होंने कहा न इसका न उसका न उसका, मैंने जोड़ने के लिए कहा किसी पार्टी का। हाँ सही है सर। अब ये जो बात है ये कितने लोगों को पसंद आई होगी मुझे पता नहीं, सर लेकिन मैंने कहा न किसी पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में भूमिका लेकर लिखना सर ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने आपसे किया। सर मैं जानना चाहता था कि हिंदी में ऐसा लिखा जाता है सर, और सही में लिखा जा रहा है, सर। ये ठीक है। धन्यवाद। सर, अक्सर वर्तमान राजनीति पर लिखने के लिए हमारे बहुत से लेखक उदासीन दिखाई देते हैं, तो उसका कारण क्या लगता है? सर वो है क्या कि कलबुर्गी साहब हों, पानसारे साहब हों, गौरी लंकेश हों, हमारे मित्र आनंद तेलतुमड़े हों, तो या तो आप मार दीजिए या उठा के बंद कर दीजिए। हमारे फादर स्टेन स्वामी को 80 साल से ज़्यादा पार्किंसन रोग था उनको। अब आप एक बग डाल दीजिए उनके लैपटॉप में तो सर्विलेंस है सर। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में कहा था बिग ब्रदर इज वाचिंग, कि वो देख रहा है। अब तो सर ये जो है, या आपके यहाँ एलेक्सा हो या आपके गाड़ी में वो चीज़ें हों, तो आप बंद भी किए हुए हैं और आप बात कर रहे हैं वो सुन रहा है, आप सोच रहे हैं तो सुन रहा है। सर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोचिए, खोलिएगा तो उसी का विज्ञापन आएगा। तो आपके सोचने को, आपके चलने फिरने को, आपकी बातचीत को, आपकी गतिविधियों को बिग ब्रदर जी वाचिंग रिकॉर्ड कर रहा है। और आपको गिरफ्तार करना होगा तो वहाँ बैठे बैठे आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में कोई डाल देगा जो एंटी सोशल होगा, उठा के बंद कर देगा। यूएपीए में बंद करेगा तो 2 साल 3 साल 8 साल में तो बाहर आना नहीं है। तो अब फादर स्टेन स्वामी पार्किंसन रोग है, उन्होंने एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ मांगा था कि पानी पीने में दिक्कत हो रही है। अभी चार्जशीट नहीं हुआ है सर, अभी अपराधी घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी महान जुडिशरी कह रही है कि मैं वो विशेष वो दल से पूछूंगा तब आपको अनुमति दूंगा, और मर गया बस। इस हत्या को हम क्या कहेंगे सर? कि महान लोकतंत्र में हमारी महान न्यायपालिका एक 80 साल के बूढ़े का जान ले लेता है, ऐसा कोई अपराधी नहीं, केवल वो आदिवासियों के पक्ष में खड़ा है। तो ये जो भय है सर, वो आपको सेंसर एक क्या कहें कि मतलब आपके मानस में घुस गया है। वो आपको कंट्रोल कर रहा है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो एक सेंसरशिप आपके अंदर चल रहा है, वो आपको रोक रहा है। और जो मध्य वर्ग की जो सुविधाएं बढ़ाई गई, अब 5th पे स्केल के पहले का अपना वेतन और अपनी जीवन देखें हम लोग, और 6 पे के बाद का अपना वेतन और जीवन देखें, इतना फर्क पड़ गया। तो उस सुविधा को देख के कहाँ जेल जाना चाहेगा कोई भी व्यक्ति। तो ये जो जानबूझ को कर आपको पूंजीवादी संस्कृति में ढाल रहा है, आपका वेतन बढ़ा के। अगर आप पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं तो 5 लाख रुपया तो वेतन आ रहा है, उसको निवेश करेंगे कि उसके खिलाफ जाएंगे? वो हर साल कहाँ 5 लाख हर महीने निवेश करना है, तनाव तो इसमें है। तो 5 लाख के निवेश को छोड़कर इस सिस्टम के खिलाफ सोचने का मौका कहाँ दे रहा है? दूसरा कि ये सोचते कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग मिलते थे तब, चाहे वो चाय की गुमटी में मिल रहे हों या कॉफी हाउस में मिल रहे हों या कहीं भी हम मिल रहे हों। तो इसने क्या किया, रील ने और सारे चीजों ने, कि आपको कम्युनिटी से काट दिया। जो पूंजीवाद का मूल उद्देश्य है कि व्यक्तिवाद आपको बनाना, व्यक्तिवादी, वो सफल हो गया सर। आपको एडिक्ट कर दिया। आप एक रील खोल लीजिए, आप धर्म वाला ही खोल लीजिए, तो उसके बाद वो लगातार आएगा हनुमान चालीसा।
तो आपको समुदाय से काटने के इतने उपाय किए जा रहे हैं कि आप मिलजुल के बैठेंगे नहीं तो आप सत्ता के प्रतिपक्ष में बात कैसे करेंगे? बात ही नहीं करेंगे तो कोई आंदोलन की रूपरेखा, प्रतिकार की रूपरेखा ही नहीं बनेगी। तो आप निरंतर व्यक्तिवादी होते जाइए, निरंतर आप 5 लाख के निवेश कहाँ करना हर महीने उसी में घुलते जाइए, तो सुख का जो एक रोग है वो सुख रोग, आपको बीपी बढ़ जाएगा, तो आपको वो डायबिटिक हो जाएंगे, तो आप उसी में परेशान रहिए। तो सुख रोगों के कारण और रील्स के कारण और बढ़ते हुए वेतन के कारण मध्य वर्ग को तो काम का लायक छोड़ा नहीं है उसने। तो आपकी रीढ़ की हड्डी गल गई है, आप खड़ा नहीं हो सकते। खड़ा होइएगा तो अनंत टुकड़े दिखाई पड़ेंगे। जो बाबा साहब का नाम लेता है रोज प्रतिदिन, उसी बाबा साहब के परिवार का वो आदमी है, उसको जेल में डालने में उसको दिक्कत नहीं हुई, तो आप कहाँ हैं सर? विज्ञान विषयक साहित्य का कितना महत्व लगता है आपको? परिवर्तन क्या विषय? विज्ञान का मैम है क्या ना कि अभी जो AI कर रहा है या करने वाला है, जैसे अभी मिलिंडा कूपर की मैं किताब पढ़ रहा था कि अब जो टिश्यूज है हमारे, मैम समझेंगी, टिश्यू और वो भ्रूण और वो ब्लड सैंपल्स, इस पे वो शेयर मार्केट में कि इस वो ट्राइबल जिसने एंटीबायोटिक नहीं खाई है, इसके ब्लड से, इसके भ्रूण से हम एंटी कैंसर दवाएं बनाने जा रहे हैं और ये डाल रहे हैं हम, वो बेचर के तौर पे सर वो मैम वो शेयर मार्केट में जाता है और अरबों रुपया कमा रहा है। तो अब उनको पूंजीवाद को लग रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे खनिज और जल और ये खत्म हो रहे हैं, तो ये जो मानव शरीर है तो यहाँ तो खत्म ही नहीं होना है, ये तो ऐसा रिसोर्स है जो अंतहीन है। तो अगला टारगेट जो है वो मानव शरीर है, जिसके वो टिश्यूज को, उसके ब्लड सैंपल्स को, उसके भ्रूण को वो बेचने वाले हैं, बेच रहे हैं मैम। तो ये विज्ञान का लेकर ही बताएगा मैम, ये हिंदी वाला कहाँ से बताएगा जो बिहारी को पढ़ के आ रहा है? आपको क्या लगता है ऐसा? मैम इस षड्यंत्र को, मैम इस षड्यंत्र को जो हमारे जिस्म को अब संसाधन के तौर पे देख रहा है, हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को रिसोर्स के तौर पे देख रहा है, ये विज्ञान लेखक ही लिखेगा मैम। लेकिन आपको आज के परिस्थिति में कितने ऐसे विज्ञान लेखक दिखते हैं? मैम ये तो भविष्य तो कोई वीर भोग्या वसुंधरा है, कोई बने पुत्र विहीन थोड़े हमारी धरती माता है मैम, आएगा लोग या पुत्रियां आएंगी लिखेंगी, तो लेकिन है खतरा वो, मैम जान रही है उस बात को। तो उसको कोई वो कविता लिखने वाला हिंदी का उपन्यासकार एकदम नहीं लिख पाएगा मैम। विज्ञान का ही जो बायोलॉजी पढ़ा हुआ होगा वही जानेगा कि डीएनए का बिक्री कैसे होगा। डीएनए को बेच दे रहा है सर मैम, सोचिए पूंजीवाद का ये रूप तो कल्पना भी नहीं किए होंगे कार्ल मार्क्स के, हमारा डीएनए बिकेगा यार। और वो अंग्रेजी में इस पे किताबें आ रही हैं, लेकिन हमको अभी तक उसकी सूचना भी नहीं है, जबकि हमारे लोगों का बिक रहा होगा वो। सर मेरा अनुभव ऐसा है, मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं बायोकेमिस्ट हूँ और शरीर विज्ञान और पर्यावरण इस पे क्या इफेक्ट होता है ऐसा लिख रही हूँ। ये कम है, रीडर्स कम है। लेकिन ये जो मैं विषय बोल रहा हूँ मैम, इसको पढ़ के इस पे आप कल कीजिएगा, ये हिट होगा मैम, ये पहला उपन्यास आपका होगा और मैं लिखूं उसके पहले आप लिख दीजिए। होने का सवाल नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग तो बोल रही सर जी, यहाँ पर कुछ मराठी साहित्य हम देखते हैं, उनका अनुभव आता है और रहते तो है प्रोग्रेसिव सर्कल, प्रागतिक बोल के कर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक आरएसएस का एक साहित्य परिषद होती है और उस साहित्य परिषद की ओर से एक साहित्योत्सव यहाँ पर एसबी कॉलेज में लिया गया था। जो प्रोग्रेसिव सर्कल में रहते हैं वो साहित्यिक वहां पर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, बहुत बड़े पब्लिशर है और फिर कई जगह पर काम किए वाले दूसरे साहित्यिक भी है। ऐसा अनुभव आपको एक तो आता है क्या हिंदी में? एकदम आता है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कभी वो समरसता वाले बुलाते हैं, कवि है, आ जाओ पैसा भेज देता हूँ आपको, उसको भी लगता है मुझे क्या लेना देना, मैं कभी, मुझे कोई लेफ्ट वाला तो बुला नहीं रहा, ये सोशलिस्ट नहीं बुला रहा।
तो वहां पर बुला रहे तो मैं जाता हूँ। कभी सर तो है, होता सर तो आप उसमें क्या कहना चाहो? सर है क्या कि दरबार की एक जिम्मेदारी हुआ करती थी कि अपने कवियों कलाकारों के योगक्षेम वहाभ्यम करे, उसकी देखभाल करे, उनको असरफियों से उनको नवाजे, उनको गांव और गांव दान में दे। तो ये सर 1000 साल की परंपरा है और हमारे जो कवि कथाकार हैं उस परंपरा को कैसे भूल सकते हैं। और चारण भाट भी एक परंपरा हमारे यहाँ है सर, तो चारण भाट की परंपरा कैसे खत्म हो सकती है? तो रहेगी वो, और दरबार रहेगा, और दरबार में जाके असरफी और गौ और गाय और वो गांव दान में लेने की परंपरा रही है सर, हम नहीं भूल सकते हैं। लोग बहुत परंपरावादी लोग हैं सर और बहुत धार्मिक किस्म के लोग हैं। तो जो भी है वो दिलेश्वरों जगदीश्वरों हमारे यहाँ कहा जाता है सर, कि जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो ईश्वर का प्रतीक है। तो आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं सर? वो तो जगदीश्वर है, तो बहुत पाप हो जाएगा सर, फिर वो कौन नरक में जाना होगा। तो सर, और यूनिवर्सिटी वगैरह में जो लोग हैं वो कल कुलपति होंगे, कुलपति के इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपकी संघ आयु क्या है, तो कैसे बताएंगे सर संघ आयु कैसे है जब तक संघ की शाखा में नहीं जाएंगे। कुलपतियों के सर वो साक्षात्कार में एक प्रश्न है सर कि आपकी संघ आयु क्या है, तो सर संघ आयु बिना संघ की शाखा में गए हुए कैसे आयु आएगी सर? तो बहुत दिक्कत है। अगर हम कैरियर आए हैं, अगर नौकरी में, तो कैरियर भी है हमारा है, तो कैरियरिस्ट हम हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पिता ने, हमारे दादा ने कहा था कि वो आगे बढ़ो। हमें डर ज्यादा उनसे लग रहा है सर, आरएसएस से कम लग रहा है। वो रहते हमारे इसमें है। और जिसका जिक्र आपने किया, कॉमरेड पानसरे कहा करते थे कि शत्रु मित्र विवेक ज्यादा खतरनाक। हाँ, तो इधर के वाले जो है, जो आरएसएस के खिलाफ है, उन सबको साथ में ले लो। मगर कई बार ध्यान में आता है कि भाई यही जरा ये है बीच वाले, बीच वाले बद्री नारायण, वो ज्यादा धोखा है। बद्री नारायण है सर। बद्री नारायण व्यक्ति का नाम नहीं है सर, वो एक लक्षण है, सिम्टम है। तो सिम्टम बहुत तेजी से कोरोना टाइप का सर फैल गया है। अब सर वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में, वहाँ रत्नेश विश्वक्सेन छोटा भाई जैसा है, भैया ही कहता है। लेकिन आज तक अपनी यूनिवर्सिटी पे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया कि भैया जिस दिन आपको बुला लेंगे उस दिन हम विभागाध्यक्ष नहीं रहेंगे। और उसकी भी कल्पना है कि कल कुलपति हो, तो भाई का रिश्ता निभाएगा सर कि कुलपति बनना चाहेगा, आप सोच लीजिए। सर बात मिलने जी अच्छे रिजल्ट जी सर, मराठी में एक बहुत बड़े संत कवि हुए जिनका नाम था तुकाराम जी सर। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को प्रमोट किया। उसी तरह एक सूफी संत है शेख मोहम्मद, वो भी हिंदू मुस्लिम ऐक्य की बात करते वारकरी संप्रदाय। तो ऐसी कोई परंपरा, नाथ संप्रदाय, ऐसी कोई परंपरा झारखंड में है? बाउल सर मेरा उपन्यास पढ़ेंगे, जो हमारा नायक है वो बाउल परंपरा से आ रहा है। तो बाउल जो है सर वो सूफीज्म, वैष्णव और वो बौद्ध, तीनों के मिलके वो परंपरा बाउल की है। लालन फकीर के जो गीत हैं तो वो कहते हैं कि जाति क्या होती है, और बाउल जो है वो नमाज भी पढ़ते हैं और भजन भी गाते हैं। हालांकि ये परंपरा भी कमजोर पड़ रही है, लेकिन ये बंगाल से होते हुए झारखंड के बॉर्डर पे बाउल परंपरा सर रही है और आज भी है सर। और मेरा वो जो प्यारा सा नायक है उसका, वो सर उसी परंपरा का बच्चा है, वो जिसकी हत्या लास्ट में होती है। थोड़ा सा उल्लेख है। हाँ, वो ही बाउल ही लोग तो हैं सर। तो बाउल परंपरा है सर, देखा जाएगा ना, वो बहुत खूबसूरत परंपरा है सर। लालन फकीर पैदा हुए थे हिंदू घर में, वो कोई बीमारी हो गई, चेचक या कुछ हो गया, बहा दिया गया कि अब बचेंगे नहीं। तो एक मुस्लिम माँ ने उसको एक तट पे उनको बचाया, पालन पोषण मैंने रखा उनको। फिर वो लौट के गए तो घर वाले लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तुम तो मुसलमान के यहाँ रह के आए हो, तो वो फकीर हो गए। तो ना वो हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, दोनों के हो गए वो। तो वहां से बाउल परंपरा शुरू होती है सर, और बहुत सशक्त परंपरा है वो। नाही, आता भाग 1 आपण भाग 2 पण करू ना. बरं या विचारा. Sir, very good evening. My question is that
in India is a multilingual nation, multilingual country. India has produced a qualitative literature in regional languages. We have produced great literature, particularly Kashmir to Kanyakumari. But when it comes to national level or international level, the translator, I'm talking about translation studies. There are many challenges and difficulties when translating any text into English or national language, which will be available to the common readers. Do you really think that they have given enough justice to the proper text or writer, or they have deceived somewhere in between? What is your opinion on? I would like to know. कुछ तो सर जो मैंने ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कृत जो किताबें हैं उनका अनुवाद मैंने पढ़ा है सर। वो तो बहुत खूबसूरत अनुवाद से बड़ी मेहनत से किए जाते थे, खास करके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कारों की सूची देखिएगा तो उसमें 60-70% हमारे लोग थे। हाँ, तो वो अनुवाद तो बहुत मेहनत से किए गए थे सर। अभी जो अनुवाद वो गूगल और AI के माध्यम से हो रहे हैं वो बहुत खराब, उसमें आत्मा सर नहीं रहा, बहुत धोखा भी है सर कि वो बिल बहुत बड़ा बना देंगे, नाम बहुत बड़ा है जितेंद्र सिंह और आपका काम करेंगे तो मालूम गूगल करके भेज दिएगा। तो ये जो गूगल और AI के माध्यम से जो ट्रांसलेशन हो रहा है सर उसमें आत्मा गायब हो गई है। पुराने जो ज्ञानपीठ वगैरह की किताबें जो आप देखेंगे हिंदी वगैरह में, जो मैंने हिंदी में पढ़ा है सर, बहुत खूबसूरत अनुवाद है सर। लेकिन तय तो वो करेगा जो कि मूल पढ़ेगा और वो पढ़ेगा, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत नहीं की खासकर ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कृत किताबों की कि इसमें गलत अनुवाद या कमतर अनुवाद हुआ है। तो ये सर है, लेकिन ठीक है कि जितनी भाषाएं हमारी हैं और जो गति होनी चाहिए थी वो है नहीं। लेकिन सर ये AI वगैरह भी अपने को सुधार रहा है लगातार। जैसे हमारा मंत्रालय जो है वो कई करोड़ खर्च कर रहा था जनजातीय मंत्रालय की जनजातीय भाषाओं को कैसे हम हिंदी में लाएं और उनको हमारी हिंदी की चीज़ें जनजातीय भाषाओं में जाए, उसके लिए बजाता उन्होंने एक भारत सरकार हमारे मंत्रालय ने बनाया था एक सेल, जहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके उस ढंग की चीज़ों को डेवलप कर रहा था लोग सब। तो कल के दिन हो सकता है कि कुछ बेहतर चीज़ें आए।